हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि अभी हम कक्षा 10 की हिंदी के अंतर्गत आने वाली संस्कृत में जितना सिलेबस है उसका अध्ययन करवा रहे हैं। संस्कृत में से व्याकरण का अध्ययन हो रहा है। व्याकरण में हम आपको संधि पढ़ा रहे हैं। हमने आपसे कल कहा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त स्वर और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। इस पर हमने विस्तार से वर्णन किया था। बच्चों, संधि का अर्थ आपको मालूम होगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं ये भी मालूम होगा। आइए थोड़ी सी चर्चा उसमें भी कर लेते हैं कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये संधि के प्रकार हैं। फिर स्वर संधि के अंतर्गत हमारे कितने भेद होते हैं? 8 में से आपको 2 भेद ही पढ़ने हैं। 6 भेदों को आपको ध्यान ही नहीं देना। यह सिर्फ नॉलेज के लिए होना चाहिए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। हमने बताया भी था। 8 भेदों में से पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि, जिसमें से आपके 2 रूप हैं। पहला भेद आपको दिया गया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को यदि हम बहुत ही छोटे से फार्मूले से इसको पकड़ पाएँ तो बहुत ही अच्छा होता है। यथा नामे तथा गुणे। जिस प्रकार आप नाम में देख पा रहे होंगे कि वृद्धि अर्थात हमारे जो स्वरों में वृद्धि स्वर होते हैं, जैसे कि ऐ और औ, ये हमेशा वृद्धि स्वर होते हैं। और वैसे भी इस संधि के अंतर्गत जो संधियाँ बनेंगी वो संधि का जो संधि में आप देखेंगे तो ऐ और औ जरूर होगा। जहाँ पर आपको ऐ और औ दिखाई दे वहाँ पर वृद्धि संधि लगाना। ऐ के जब ऐ का विच्छेद करेंगे तो उसके एक पद में आ या आ होगा और दूसरे पद में ए या ऐ होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कोई भी ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, लेकिन इन दोनों के योग से सिर्फ ऐ का ही निर्माण किया जाएगा। ए नहीं बनेगा। ए बनता है आ और ई मिलकर। तो आपको ये संधि करनी है तो यह संधि आप समझ गए होंगे कि आ और ए मिलकर ऐ हो जाता है। इसी प्रकार आप ओ और औ को मिला देंगे तो औ बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। यह आपने कल यहाँ तक पढ़ा था। वृद्धि संधि के सारे उदाहरण देख लिए होंगे। यदि आपको कोई उदाहरण नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। आज दूसरा भेद आपको पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है यड़ स्वर संधि। क्या नाम है बच्चों? यड़ स्वर संधि। अपनी पुस्तक अवश्य खोलें। पुस्तक में अपने सिलेबस के अंतर्गत खोल कर देखेंगे, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यड़ स्वर संधि में इसका सूत्र होता है इको यड़ाची। ये है आपके यड़ स्वर संधि का सूत्र। अब जैसे हम सूत्र से ही परिभाषा निकालते हैं, आपको कल बताया था वृद्धि एच प्रत्याहार के वर्णों को वृद्धि करना। अब आपको क्या करना है? एक का यण करना। एक क्या है? एक हमारा प्रत्याहार है।
हमने कल बताए थे बच्चों कि प्रत्याहार आपके कितने होते हैं, तो प्रत्याहार आपके 42 होते हैं। ये किससे बनते हैं? महेश्वर सूत्र से बनते हैं। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। अब एक हमारा क्या है? महेश्वर सूत्र है। एक हमारा क्या है? प्रत्याहार है। अब इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब ये वर्णों की संख्या आप कहाँ से गिन पाएंगे? महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत। यदि आपने महेश्वर सूत्र लिखे हैं कल नोट्स में, कॉपी में, तो उसको 1-2 बार 3 बार सुबह से शाम तक ज़रूर रिवीजन करें ताकि आपको याद भी हो जाए। तो एक हमारा बनता है ऐ ऊण री लिख, 2 सूत्रों के अंतर्गत, और उसमें भी आ छूट जाएगा ई से, तो ई ऊ री और ली, ये हमारे एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो एक का यण होना, अर्थात ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। ई के स्थान पर क्या लिखना है बच्चों? तो ई के स्थान पर हम या करेंगे, ऊ के स्थान पर वा करेंगे, री और ली के स्थान पर क्रमशः रा और ल होगा। स्वर हमारे पूर्ण होते हैं, इसलिए स्वरों पर हलंत नहीं आएगा, लेकिन व्यंजन हमारे स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो व्यंजन स्वयं को लिखने के लिए इन पर हमें हलंत की आवश्यकता पड़ती है, हम हलंत का प्रयोग करते हैं। यह तो आपकी रही इको यड्स की परिभाषा। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यड़ संधि की परिभाषा क्या होगी, तो यड़ संधि में आप लिख सकते हैं कि यदि ई ऊ री ली ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। यदि मूल स्वरों के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आगे वाले स्वर की मात्रा ही लगाई जाएगी। मतलब कि दूसरे पद में असमान स्वर का मतलब इसमें जो ई अभी तक आपने पढ़ा पहले वाली संधि में कि ई आ और ए में दोनों के स्थान पर हमारा आय होता था। ठीक, अब आपको ये नहीं रूल्स अपनाना है, अब आपको क्या अपनाना है? पहले पद में ई आएगा, दूसरे पद में आ, ई, ऊ, कुछ कोई भी शब्द आ सकता है, कोई भी स्वर, शब्द का मतलब कोई भी स्वर आ सकता है, वर्ण उसमें स्वर आ सकता है। तो हमारा इससे कुछ भी नहीं होगा ये परिवर्तन में, इसके स्थान पर भी केवल यह हो आदेश हो जाता है। और यह आदेश होने के बाद इधर जो पद की मात्रा होगी इस पर आ जाएगी। आ है तो आ लग जाएगा, ई है तो ई लगेगी, ऊ है तो ऊ लगेगा, री है तो री लगेगी। इस प्रकार से बच्चों आपकी इको यड़ची संधि होती है। ई के स्थान पर ही यण आदेश होता है, दोनों को मिलाने के बाद नहीं। इसीलिए परिभाषा में कहा गया कि यदि ई ऊ री ली ह्रस्व या दीर्घ जानते होंगे, छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, अब अगर ई के बाद ई आ जाता तो हमारी दीर्घ स्वर संधि बन जाती। तो इसीलिए बता दिया गया कि असमान, समान वर्ण तो आएगा ही नहीं, तो असमान वर्ण आने पर ही उसके स्थान पर अर्थात एक के स्थान पर या ई के स्थान पर ई ऊ री ली के स्थान पर या वाराला आदेश हो जाता है। अब बच्चों उदाहरण देखिए, जैसे इत्यादि, जैसे इत्यादि आपकी पहली ही संधि का नाम है इत्यादि। तो अब इसमें हम यदि मूल शब्द आता है, आपकी संधि आती है और विच्छेद करना है, तो हमने बताया था वृद्धि हो जाए तो उसके पहले और बाद में कौन से वर्ण आएंगे? आ या आ और ए या आए। अब इसमें आपको क्या लाना है? पहले पद में यदि या दिख रहा है तो इसी के ठीक पहले वाले शब्द पर ई का प्रयोग कर देंगे। तो इसके पहले वाले शब्द क्या है? ता, तो हम ता में ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इति। और बाद में कौन सा स्वर है? आ, तो आदि लिख देंगे। ठीक, अब इसमें क्या है? ई, और इसमें क्या है? आदि, यह क्रमशः आ जाएगा। तो ई के स्थान पर क्या आदेश होता है? या। अब यहाँ पर बचेगा क्या? इत। ठीक, अब इत में या है और इसके बाद में आदि है, तो इत
आधा ता हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो स्वर है नहीं, तो इत्य बन जाएगा, और आदि जुड़ जाएगा तो यादि बन जाएगा, इत्यादि। समझ गए? मतलब बहुत ही सरल भाषा, बहुत ही सरल संधियाँ, और आपके सिलेबस में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल पार हो जाएंगे। तो आपने पढ़ा इत्यादि। जैसे दूसरी संधि हम ऊ का उदाहरण दें तो होता है सु प्लस आगतम। हमने एक विच्छेद करके बताया और एक संधि करके। अब यहाँ पर आप जैसे आ गए सुआगतम में कौन संधि बनेगी, कैसी किस प्रकार की संधि बनेगी। हो सकता है 4 विकल्प ऐसे दे दें, स्वागतम, सुआगतम, स्वागतम, इनमें से सभी ऐसे विकल्प में आ जाए तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। इसकी पहचान के लिए ही ये हमने विच्छेद के रूप से आपको बताया कि सु और आगतम लिखकर आ गया। एग्जामिनर ने ऐसा पेपर बनाया और सु आगतम को आपको संधि करना, तो कौन सी संधि सही होगी। तो बच्चों आप ये देखें कि अब इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। तो हम वैसे अगर इस प्रकार से आता है तो ये वाला शब्द ही सही माना जाएगा, अर्थात का खा गा है तो गा नंबर, 1 2 3 है तो 3 नंबर, आवा सा है तो सा नंबर। खैर ये आगे की चर्चा है। हम आपको ये दिखा दें कि स्वागतम में सु और आगतम, तो यहाँ पर बच्चों क्या है ऊ, और यहाँ पर क्या है आगतम, और यहाँ पर जब बचेगा तो क्या बचेगा सा से ऊ निकल गया तो हलंत युक्त सा व्यंजन बचेगा, और ऊ के स्थान पर बच्चों क्या आदेश होता है वा। फिर यहाँ पर क्या है आगतम, पूरा शब्द उतारा जाएगा। अब इसके बाद में जब सा और वा जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें हलंत लगा देंगे, लेकिन हम जब अगला पद उतार रहे हैं तो जो मात्रा लगी उसी मात्रा का आवाहन कर देंगे, अब वो आ जाएगी। और जब वो आ गई तो स्वा बन गया, तो वहाँ पर हलंत का कोई काम नहीं, तो स्वागतम। तो कौन सा रूप सही हुआ बच्चों, स्वागतम, जो नंबर 3 पे लिखा गया था। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए स्वागतम, स्वागतम, इस तरह से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये रह गए, ये हुआ आपके ऊ का उदाहरण। अब इसके आगे री का उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे पित्रादेशः, पित्रादेशः। अब पित्रादेशः में कैसे आप रा लाएंगे, ठीक है ना। इसमें री का रा होता है, आप समझते हैं। तो पिता का जब रूप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं पितृ, तो पितृधन आदेशः, आदेशः। अब ये री अलग कर लेंगे और ता अलग हो जाएगा। इस तरीके से भी आप एक बार और भी लिख सकते हो यदि समझ में नहीं आ पा रहा तो, और प्लस आदेशः, ठीक। अब ये पित तो ऐसे ही उतार आएगा। री के स्थान पर बच्चों क्या आदेश होता है रा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आदेशः, पित रा आदेशः। अब पित ता में रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पित्र, ये भी बन सकता है। रा एक ऐसा शब्द है बच्चों, आवश्यकता अनुसार आगे पीछे ऊपर नीचे लगता रहता है। कभी इस तरह से लगेगा, कभी इस तरह से लगेगा, कभी इस तरह से लगेगा, कभी इस तरह से लगेगा। आप पढ़ते होंगे, ये भी रा पढ़ा जाता है, ये भी रा पढ़ा जाता है, और ये भी रा पढ़ा जाता है ना। तो ये रा कहाँ लगना है आपको अपने हिसाब से समझना है कि हमारा पित्त है, ठीक है ना। अब हम ऊपर तो रा उड़ा नहीं सकते कि ऊपर उड़ा देंगे, तो ऊपर ना उड़ाएं, इसलिए हम पितरी ऐसा लिख सकते हैं। और जब इसमें आ जोड़ेंगे तो पित्रा, यह थोड़ा सा लिखने में शुद्ध शब्द है, सही शब्द है, लेकिन लिखने में ता और रा मिलकर हमने पढ़ा है अपनी व्याकरण शास्त्र में, आपने भी पढ़ा है संयुक्त व्यंजन में छत्रज्ञा, ता और रा मिलकर त्रा बनता है। तो यहाँ पर जब संधि ही हो रही है तो हम ता और रा को मिला देंगे। इस ता और रा को मिलाने से त्रा बन जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा पित्रादेशः बन गया बच्चों। तो
तो हमारा मूल शब्द जो था, जो संधि थी, वो देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से लिखी गई है कि पित्रादेशः। आपको क्या करना है, पितृधन आदेशः। जी के स्थान पर आपको क्या लाना है, रा। तो री के स्थान पर रा कैसे आएगा, तो बच्चों इको यणचि सूत्रानुसार री स्थाने रा आदेशः। यदि आपको कुछ भी नहीं लिखना तो इस प्रक्रिया से आप हल कर लेंगे तो आपका स्पष्टीकरण हो जाता है। जिस प्रकार से मैथ पर यदि प्लस वाले आप जो जोड़ते हैं उसका यदि आपको स्पष्ट करना है तो प्लस वाले में आप उसके आंसर में माइनस कर दो तो उसका प्लस का पूरा निकल आता है। तो इसी तरीके से ये स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, हाँ री से रा आया है तो हमारा जो संधि है वो वाला मिल रहा है, रूप की नहीं। अब बच्चों एक संधि और देख लीजिए, ली की भी, जैसे लाकृति। लाकृति, लाकृति ही, तो ला का अर्थ तो कोई अर्थ होता नहीं है संस्कृत में, तो ली धन आकृति, और सेम वही पोजीशन आ जाएगी। ली के स्थान पर बच्चों क्या होगा, तो ली के स्थान पर ला आदेश होता है और आकृति बना रहेगा। और जब ली में आकृति जोड़ देंगे तो ला में आ जुड़ जाएगा तो लाकृति शब्द बन जाएगा। लाकृति हमारा मूल शब्द भी है। इसी तरह से मात्राज्ञा, मध्वरी, इत्युक्त्वा, पित्राकृति, प्रत्युत्तरम इत्यादि शब्द भी बनते हैं। आपकी पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी उदाहरणों को आपको स्पष्ट करना है, हल करना है।